हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम कक्षा 6 की विज्ञान की एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक के 7वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है पौधों को जानिए। बच्चों, आपने अपने आसपास या विद्यालय प्रांगण में अवलोकन किया होगा कि कुछ पौधे छोटे, कुछ बड़े विशालकाय, जबकि कुछ पौधे धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती है। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल होते हैं, जबकि कुछ में नीले एवं सफेद होते हैं, तथा कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जिनमें फूल ही नहीं होते। आइए अब हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में चर्चा करते हैं एवं विभिन्न प्रकार के पौधों को जानते हैं। आकार एवं तने की लंबाई व शाखाओं के आधार पर पौधों को हम शाख यानी कोमल, मुलायम व छोटे पौधे, और वृक्ष देखे होंगे। वृक्षों में आपने आम, नीम, बबूल आदि वृक्ष अपने आसपास में देखे होंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि शाख, झाड़ी या वृक्ष किन्हें कहते हैं। सबसे पहले शाख। वे पौधे जिनके तने हरे एवं कोमल होते हैं, उन्हें हम शाख कहते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और इनमें शाखाएं नहीं होती, या होती है तो बहुत छोटी छोटी होती हैं। आपने अपने आसपास में जो खरपतवार देखे होंगे, उनमें ये पौधे बहुतायत मिलते हैं। झाड़ियां। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें हम झाड़ी कहते हैं। उदाहरण के लिए नींबू, बेर, इनकी झाड़ियां होती है। इनमें तना पाया जाता है। तना मोटा होता है लेकिन अत्यधिक मोटा नहीं होता है। तना कठोर होता है और तने के समीप से ही इसमें शाखाएं निकलने लग जाती हैं। तो ऐसे पौधों को हम झाड़ी कहते हैं। अब बात करते हैं हम वृक्षों की। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। गहरे से यहाँ आशय है मोटे। तो कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं मोटे होते हैं, कठोर भी होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। उदाहरण के लिए आम। आम के पेड़ का तना बहुत मोटा होता है और इसमें शाखाएं जमीन से बहुत ऊंचाई पर निकलती है। तो ऐसे पौधों को हम वृक्ष बोलते हैं। क्या आप वृक्षों के कुछ अन्य उदाहरण भी बता सकते हैं? बिल्कुल सही, जैसे नीम, कचनार, बबूल इत्यादि। बच्चों, अब हम पौधों के संवर्गों की बात करते हैं। हमने तना, तने की ऊंचाई, शाखाएं कहां से निकलती है, इसके आधार पर पौधों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। ये वर्ग कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमने अभी अध्ययन किया था, शाख, वृक्ष एवं झाड़ी। तो देखते हैं सबसे पहले टमाटर। टमाटर के पौधे की ऊंचाई कम होती है, ये छोटा होता है। इसके तने की क्या विशेषताएं होती है? इसका तना हरा होता है, कोमल होता है एवं पतला होता है। शाखाएं कहां से निकलती है? तने के आधार से, अर्थात जमीन के निकट से ही शाखाएं निकलनी प्रारंभ हो जाती है। तो इसको हम कौन से संवर्ग में रखेंगे? शाख। अब बात करते हैं आम के वृक्ष की। पौधे की ऊंचाई ये अत्यधिक लंबा होता है। इसके तने के बारे में बात करें, क्या इसका तना हरा होता है? नहीं। कैसा होता है? ये धूसर रंग का होता है और
कठोर होता है, साथ ही बहुत मोटा होता है। शाखाएं कहाँ से निकलती है? शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती है, तने के आधार से नहीं निकलती। तो इसको हम वृक्ष संवर्ग में रखेंगे। नींबू, पौधे की ऊंचाई ये थोड़ा लंबा होता है, तना हरा होता है और कठोर होता है, किंतु आम के जितना मोटा नहीं होता, अर्थात तना कठोर लेकिन पतला होता है। शाखाएं कहाँ से निकलती है? तने के आधार से निकलने लग जाती है। तो ऐसे पौधों को हम झाड़ी संवर्ग में रखते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कुछ अन्य पौधों की जिनका तना कमजोर होता है। कमजोर तने वाले पौधों को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं, विसर्पी लता एवं आरोही लता। देखते हैं विसर्पी लता क्या होती है। विसर्पी लता कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। उदाहरण के लिए खरबूजा, तरबूज आदि, इनकी बेलें होती है, ये जमीन पर फैल जाती है। क्यों? क्योंकि इनका तना कमजोर होता है। अब बात करते हैं आरोही लता। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधे आरोही लता कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मटर, मनी प्लांट, अंगूर इत्यादि। ये दूसरे पौधों या किसी अन्य की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। आइए बच्चों, अब बात करते हैं हम पौधे के भागों की। पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं? सामान्यतः आपने देखा होगा, जमीन से ऊपर तना, पत्तियां, फूल, फल, शाखाएं आदि, और जमीन के नीचे वाले भाग को जड़ कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जमीन से नीचे वाला भाग हमेशा जड़ नहीं होता। उदाहरण के लिए आलू, आलू जड़ नहीं है, आलू एक तना है, जिसे हम आगे की कक्षाओं में विस्तार से जानेंगे। पौधे के भागों में सबसे पहले बात करेंगे हम तना। पौधे का जमीन से ऊपर वाला भाग, जिस पर पत्तियां, शाखाएं, कली, फल व फूल होते हैं, तना कहलाता है। तना मुलायम भी हो सकता है, कठोर भी, पतला हो सकता है और मोटा भी, हरा भी हो सकता है और किसी अन्य रंग का भी हो सकता है। ये निर्भर करेगा झाड़ी, वृक्ष या शाख यानी पौधे के संवर्ग पर। आइए अब बात करते हैं तने के कार्यों की। तना जल एवं विलीन खनिजों का संवहन जड़ों से पत्तियों तक करता है, अर्थात जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं घुलनशील खनिजों को यह जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। दूसरा कार्य, पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। यानी पौधे में भोजन निर्माण का कार्य पत्तियों द्वारा किया जाता है। वहां पर जो भोजन निर्मित होता है, वह भोजन तने के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। अब बात करते हैं हम पौधे के दूसरे भाग पत्ती की। पत्ती आपने देखी होगी। पत्ती के
मुख्यतया दो भाग होते हैं जिन्हें हम पटल व पर्णवृंत कहते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी रहती है पर्णवृंत कहलाता है, जबकि पत्ती के चपटे हरे भाग को पटल कहते हैं। अलग अलग पौधों की पत्तियां अलग अलग तरीके की होती है। कुछ की पत्तियां लंबी व नोकदार होती है, जबकि कुछ की पत्तियां गोल होती हैं। कुछ पत्तियां मांसल होती है, जबकि कुछ ऐसी पत्तियां भी होती है जिनमें पर्णवृंत नहीं पाया जाता। पत्तियों में आपने रेखीय संरचनाएं देखी होगी। पत्ती की रेखीय संरचनाओं को शिरा कहते हैं और पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह दो तरीके का हो सकता है, जालिका रूपी अथवा समांतर। आइए अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं। जालिका रूपी शिरा विन्यास। यदि शिरा विन्यास मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो जालिका रूपी शिरा विन्यास कहलाता है। उदाहरण के लिए पीपल, आम, नीम इत्यादि। मैंने एक पत्ती लेकर पेंसिल की सहायता से उसको काला किया तो मुझे जालिका रूपी शिरा विन्यास का एक चित्र मिला है, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। इस चित्र में दिख रहा है एक मोटी लाइन जिसे हम मध्य शिरा कहते हैं। मध्य शिरा अन्य शिराओं के साथ मिलकर जाल का निर्माण करती हैं। चित्र में यह जाल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब हम दूसरे शिरा विन्यास की बात करते हैं जिसे कहते हैं समांतर शिरा विन्यास। यदि शिरा विन्यास मध्य शिरा के दोनों ओर समांतर है तो समांतर शिरा विन्यास कहलाता है। उदाहरण के लिए मक्का, बाजरा, गेहूं, घास, ज्वार, बांस इत्यादि। मैंने घास की एक पत्ती लेकर उसको पेंसिल की सहायता से काला किया तो इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि समांतर रेखाएं बनी हुई है। ये समांतर रेखाएं समांतर शिरा विन्यास को निरूपित कर रही हैं। अब बात करते हैं हम पत्ती के कार्यों। पत्ती के दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला कार्य, पौधे की पत्तियां पौधे से जल वाष्प का उत्सर्जन करती हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसे समझने के लिए हम एक पारदर्शी पॉलीथीन किसी टहनी पर चित्र में दिखाए अनुसार बांध देंगे। दिन के समय में यह प्रयोग किया जा सकता है। हम बांधने के कुछ समय पश्चात जब पारदर्शी कवर यानी पॉलीथीन को देखेंगे तो पॉलीथीन के अंदर जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी। ये बूंदें पत्तियों द्वारा उत्सर्जित जल वाष्प है जो संघनित होकर जल कणों के रूप में आ जाता है, छोटी छोटी बूंदों का आकार ले लेता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन निर्माण। पौधे की पत्तियां प्रकाश, हरित लवक, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन निर्माण करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसे समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी पौधे की एक हरी पत्ती लेकर उसे एक टेस्ट ट्यूब जिसमें अल्कोहल है उसमें डुबोकर एक बीकर में रखेंगे। उस बीकर में पानी भरा होगा।
फिर जब हम उसको गर्म करेंगे तो कुछ समय पश्चात हम ये देखेंगे कि पत्ती है वो रंगहीन हो गई है। हमने हरे रंग की पत्ती ली थी, लेकिन अल्कोहल में रखकर यदि उसे हम गर्म करेंगे तो कुछ समय पश्चात वह रंगहीन हो जाएगी। हम उस रंगहीन पत्ती को अब आयोडीन विलयन में डालेंगे तो पत्ती बैंगनी रंग की हो जाएगी। बैंगनी रंग क्यों हो जाएगी? क्योंकि आयोडीन जब स्टार्च के साथ में, मंड के साथ में अभिक्रिया करता है तो बैंगनी रंग देता है। बैंगनी रंग होना इस बात का सूचक है कि पत्ती में मंड या स्टार्च उपस्थित होता है। और हमें यह ज्ञात है कि पौधे भोजन मंड के रूप में ही संश्लेषित करते हैं या स्टार्च के रूप में ही संश्लेषित करते हैं। आइए अब बात करते हैं पौधे के अगले भाग की, जिसे हम कहते हैं जड़। पौधे का वह भाग जो सामान्यतः जमीन के नीचे रहता है जड़ कहलाता है। अब बात करते हैं जड़ के प्रकार। जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। आइए देखते हैं मूसला जड़। जिन पौधों में एक मुख्य जड़ व छोटी छोटी पार्श्व जड़ें होती है, मूसला जड़ कहलाती है। उदाहरण के लिए आम, टमाटर, शलजम, गाजर इत्यादि। मूसला जड़ों में एक मुख्य जड़ होगी और उससे कई छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकली होंगी। दूसरी जड़ के बारे में बात करें जो है रेशेदार जड़। जिन पौधों में कोई मुख्य जड़ नहीं होती, वह सभी जड़ें समान दिखाई देती है, इन्हें झड़का जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। उदाहरण के लिए मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, घास इत्यादि। इन पौधों में रेशेदार जड़ पाई जाती है। जड़ के कार्य। जड़ें तने व पत्तियों को जल आपूर्ति करती हैं। पौधे में जल अवशोषण का कार्य जड़ों द्वारा ही किया जाता है। यह भूमि से जल को अवशोषित करती है और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। इस कार्य में तना जड़ों की सहायता करता है। दूसरा कार्य, जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। यह पौधे को मिट्टी में जकड़कर रखती है। आपने बागीचे में खरपतवार उखाड़ते वक्त यह महसूस किया होगा कि हमें अत्यधिक बल लगाना पड़ता है, तब जाकर पौधे मिट्टी से बाहर आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती हैं। इन्हीं की सहायता से पौधा मिट्टी में जकड़े रहता है। बच्चों, आपने शिरा विन्यास पढ़ा है और जड़ के प्रकार के बारे में भी जाना है। क्या आप यह बता सकते हैं कि जड़ के प्रकार एवं पत्तियों के शिरा विन्यास में क्या संबंध होता है? आइए देखते हैं इस सारणी के माध्यम से। मैंने आम का उदाहरण लिया है। आम का शिरा विन्यास किस प्रकार का होता है? जालिका रूपी, यानी उसमें एक मध्य शिरा होगी और उससे कई और शिराएं निकली होगी जो कि एक जालिका रूप ले लेती। तो जालिका रूपी शिरा विन्यास वाले पौधों में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? मूसला जड़। मैंने दूसरा उदाहरण लिया है मक्का। मक्का में किस प्रकार का शिरा विन्यास होता है? समांतर। मक्का की पत्ती में मध्य शिरा के दोनों ओर अन्य शिराएं पाई जाती है जो कि उसके समांतर फैली रहती हैं। ऐसे पौधों में किस प्रकार की जड़ होती है?
ऐसे पौधों में रेशेदार जड़ होती है। कुछ अन्य उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। टमाटर, टमाटर में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, तो इसमें किस प्रकार की जड़ होगी? मूसला जड़। एक और उदाहरण, गेहूं, गेहूं में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। तो आप अब यह बता सकते हैं कि इसमें जड़ का प्रकार कैसा होगा? इसमें रेशेदार जड़ होगी। तो जहां जालिका रूपी शिरा विन्यास होगा उस पौधे में मूसला जड़ पाई जाती है, और जिस पौधे में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है तो उस पौधे की जड़ रेशेदार जड़ होती है। आइए अब हम पौधे के अगले भाग की बात करते हैं, जिसे पुष्प कहते हैं। पुष्प देखने में अति प्रिय एवं सुगंधित होते हैं। पुष्पों का रंग पौधे के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है। कुछ पौधे सफेद फूलों युक्त होते हैं, जबकि कुछ लाल फूलों युक्त हो सकते हैं। अर्थात पौधों में पुष्पों का कलर भिन्न भिन्न हो सकता है। यह सफेद, पीला, नीला, बैंगनी, लाल या अन्य रंग में भी हो सकता है। पुष्प के प्रमुख भाग। पुष्प में बाह्यदल, पंखुड़ियां, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय एवं बीजांड, ये पुष्प के मुख्य भाग होते हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बाह्यदल। आपने पुष्प को खिलने से पहले, अर्थात जब पुष्प कलिका के अवस्था में हो, उस वक्त देखा होगा तो यह पाया होगा कि पुष्प कुछ छोटी छोटी पत्तियों के मध्य सुरक्षित रहता है। तो पुष्प के बाह्य भाग में स्थित हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियां बाह्यदल कहलाती है, और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? कलिका अवस्था में यह पुष्प की पंखुड़ियों की रक्षा करती है, उनका बचाव करती है, और इनका रंग हरा होता है। पंखुड़ियां पुष्प की रंगीन पत्तीनुमा संरचना पंखुड़ियां कहलाती है। यह बहुत नर्म मुलायम होती है, अलग अलग रंगों में पाई जाती है। यहाँ पर चित्र में गुलाब की पंखुड़ियां दिखाई गई हैं। पंखुड़ियों की संख्या पौधे पर निर्भर करती है। कुछ पौधों में पंखुड़ियों की संख्या सीमित होती है, जबकि अन्य पौधों में पंखुड़ियों की संख्या असीमित भी हो सकती है। अब हम पुष्प के अन्य भाग की बात करते हैं, जिसे पुंकेसर। पुष्प का नर भाग पुंकेसर कहलाता है। अब पुंकेसर के भी दो भाग होते हैं, तंतु एवं परागकोश। पहले चित्र में आपको पुंकेसर की स्थिति दर्शाई गई है। देखिए, हरे रंग का बाह्यदल सबसे बाहरी आवरण है, उसके अंदर पंखुड़ियां रंगीन पत्तीनुमा संरचनाओं के रूप में दिखाई गई है। उसके भीतर आपको पुंकेसर दिख रहा होगा। पुंकेसर का एक आवर्धित चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। पुंकेसर के मुख्यतया दो भाग होते हैं, तंतु व परागकोश। तंतु एक लंबी संरचना होती है, जिसके माध्यम से पुंकेसर पुष्प के आधार से जुड़ा रहता है, और परागकोश इसके ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या पौधे के प्रकार पर निर्भर करती है और भिन्न हो सकती है। किसी पौधे में ये 4 होते हैं, तो किसी में ये 8, 10 या उससे ज्यादा हो सकते हैं। अब बात करते हैं पुष्प के अगले महत्वपूर्ण भाग के बारे में, जिसे स्त्रीकेसर कहा जाता है।
पुष्प का मादा भाग स्त्रीकेसर कहलाता है। स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं अंडाशय। पहले चित्र में आपको स्त्रीकेसर की स्थिति दर्शाई गई है। सबसे बाहरी बाह्यदल, फिर पंखुड़ियां, पंखुड़ियों के बाद में पुंकेसर और सबसे भीतरी भाग होता है स्त्रीकेसर। दूसरे चित्र में आपको स्त्रीकेसर का आवर्धित चित्र दर्शाया गया है। इसमें सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र, लंबी सुराही नुमा संरचना वर्तिका एवं आधार पर एक मोटा भाग दिखाया गया है जिसे अंडाशय कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अंडाशय एवं बीजांड की। अंडाशय पुष्प का वह भाग होता है जिससे फल का निर्माण होता है और बीजांड बीजों में रूपांतरित होते हैं। पुष्प के कार्यों के बारे में हम आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज के अध्याय में हमने सीखा पौधों के संवर्गों के बारे में, पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्तियां व पुष्पों के बारे में, साथ ही जड़, तना व पत्तियों के कार्यों के बारे में सीखा। पुष्प के कार्यों के बारे में हम आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक